हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एमआर के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 11th को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका जीके जीएस स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में जीके एंड जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। इससे पहले हमने आपके लिए 10 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि कुछ समय पहले 2 दिन पहले आसपास एक बच्चे ने कमेंट किया था टेलीग्राम चैनल पे कि सर पीडीएफ कहाँ है इसके। तो प्लीज़ आप 2-3 दिन और वेट कर लीजिए, आपको सारे पीडीएफ जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अभी इधर छठ पूजा भी चल रहा है और भी बहुत सारे काम थे, इस कारण से पीडीएफ आपको नहीं मिल पा रहा है। बस आप समय के साथ जैसे वीडियो डाले जा रहे हैं उस तरह पढ़ाई करते चलिए, आपको सारे पीडीएफ एक ही साथ आपको साइट पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जिस प्रकार से कोस्ट गार्ड के पीडीएफ हमने आपको सारे पीडीएफ को एक साथ ही साइट पर प्रोवाइड करवा दिया था, इसी प्रकार से वो सारे पीडीएफ आपको एमआर के रिगार्डिंग, नेवी SSR के रिगार्डिंग सारे पीडीएफ को ही आपके साइट पर एक साथ एकदम पॉइंट बाय पॉइंट यानी लाइन बाय लाइन आपको प्रैक्टिस सेट सारे मिल जाएंगे। ठीक है, उन सभी के पीडीएफ मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्षता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, यानी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि हमें राइट टू इक्वलिटी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है बताइए जो कि हमें राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 14 है, ये हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में राइट टू इक्वलिटी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपने आर्टिकल 14 का एक मूवी भी देखा होगा, वहाँ पे भी आपको अच्छे से समझाया गया था थोड़े समय में ही कि ये क्या बताता है हमें, कैसे इसमें क्या हुआ था, कहानी के तौर पे आपको वहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ताकि आपको अच्छा भी लगेगा और ये चीज़ क्वेश्चन आपको अच्छे से याद भी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द राज्यसभा। अब देखिए हम आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनके अगर आपको कुछ यदि अधिक इन्फॉर्मेशन उसके लिए चाहिए होंगे तो वो भी आपको दिए जाएंगे, नहीं तो सिंपल तरीका से आपको क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशंस बताते हुए यहाँ पे हम चलेंगे। 20 क्वेश्चंस करवाएंगे। आप समझ सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस अगर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस दिए जाए तो कितने अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो पाते हैं। और साथ ही साथ आप भी, आपके पास भी जो भी बुक्स है उसको भी आप बना ही रहे होंगे, तो वहाँ से भी उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा कितने मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेटेड किया जाता है। ठीक है, तो बताइए कितने सदस्य को किया जाता है। तो आपको बता दें कि कितने सदस्य को, 12 सदस्य को, कितना 12 सदस्य को आपके प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेटेड किया जाता है। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनके अधिक से अधिक संख्या कितना होती है, 250 हो सकती है। ठीक है, कितना हो सकती है, 250 हो सकती है। तो मैक्सिमम जो होते हैं आपके नंबर ऑफ कह सकते हैं कि मेंबर्स राज्यसभा में वो कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। अगर करंटली बात करें तो करंटली कितने मेंबर्स हैं, तो करंटली 245 के आसपास मेंबर्स हैं। और 12 जो मेंबर्स होते हैं इसमें से वो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेटेड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मैक्सिमम मेंबर कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, मैक्सिमम मेंबर कितना है, 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा जा रहा है पढ़िए। इन टर्म्स ऑफ साइज मार्क्स रैंक्स नंबर डैश इन आवर सोलर सिस्टम। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में डैश स्थान है। आकार यानी साइज के अकॉर्डिंग अगर बात करें मार्स के बारे में, मंगल के बारे में, तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में वो कितने संख्या पे आता है, यानी कितने स्थान पे आता है अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, तो अगर साइज के अनुसार देखें तो ये हमारे कितने, 6ठे स्थान पे आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सॉरी आपको बता दें यहाँ पे 6 नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है, 7 आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी अकॉर्डिंग टू साइज अगर बात करें तो मार्स का जो सोलर सिस्टम में रैंक होता है उस साइज के अनुसार वो 7वें रैंक पे आता है, यानी 7वें नंबर पे यह आता है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि आकार के अगर संदर्भ में बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, फिर शनि होता है। ठीक है, फिर अरुण होता है, इस तरह से आपका आगे जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका मार्क्स जो है वो कितने नंबर पर आता है, तो 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा जा रहा है कि द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशियन इज। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे गहरी खाई कौन सी है। ठीक है, तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है बताइए। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है जावा खाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर, यानी जावा ट्रेंच। ठीक है, खाई को ट्रेंच कहा जाता है, तो जावा ट्रेंच क्या है, सबसे डीपेस्ट कह सकते हैं ट्रेंच है, यानी सबसे गहरी खाई है कहाँ की, इंडियन ओशियन की। तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 5th है। नंबर 5 में क्या लिखा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन इज अ डैश टाइप। ठीक है, प्रजनन का प्रकार डैश का होता है, यानी प्रजनन डैश प्रकार का होता है, यानी रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन आपको बता दे कितने प्रकार के होते हैं, तो रिप्रोडक्शन 4 प्रकार के होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है बताइए। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है फीमर। क्या है, फीमर, FEMUR। ठीक है, FEMUR है। तो आंसर क्या हो गया बताइए, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में क्या लिखा जा रहा है बताइए। तो नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कौन सा होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि कोई भी बड़ी अगर बात करें हम किसी हाइट पे चला जाता है, मान लीजिए h हाइट पे है, तो इस हाइट पे अगर उसके पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh होता है। m क्या उस बड़ी का मास होता है, h क्या होता है जितने वो हाइट पे है वो, और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको लगभग हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, इनमें से कौन से सेट ऑफ एनिमल जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह असमतापी प्राणियों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी फिश, फ्रॉग और अर्थवार्म। क्या होता है, फिश, फ्रॉग एंड अर्थवार्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा, नंबर 9। यहाँ पे कह रहा है कि पावर हाउस ऑफ सेल इज। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, कोशिका की शक्ति का भंडार डैश है। तो पावर हाउस ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। NH4 जो होता है वो आपका अमोनियम होता है, Cl माइनस क्या होता है, क्लोराइड आयन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें NH4Cl के बारे में, तो NH4 को अगर तोड़ने की बात करें तो ये हो जाता है NH4 माइनस। ठीक है, सॉरी, NH4 प्लस होता है, और प्लस में क्या होता है, Cl माइनस हो जाता है। ठीक है, ये NH4 प्लस कैसे बनता है आपको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम नेवी एमआर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो इतना डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा कि NH4 प्लस होता है और Cl माइनस होता है। यदि आपसे ये पूछ दे कि अमोनियम क्लोराइड को अगर तोड़े तो कैसे तोड़ेंगे, तो इसी तरीके से इसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा आयन में। ठीक है, और ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 10th क्लास में आपको केमिस्ट्री में ये सभी पढ़ने हैं। हालांकि 10th क्लास में साइंस सिलेबस होता है, उसमें कोई अलग अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं, लेकिन आपको बुक्स में, साइंस के बुक्स में ये आपके आयन में तोड़ने का आपको कह सकते हैं कि प्रोसेस आपको पढ़ना होता है। ठीक है, इसका आंसर हमने यहाँ पे आपको बताया है। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH4Cl होता है। क्या होता है, NH4Cl। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नंबर 11 में क्या लिखा जा रहा है पढ़िएगा। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि RBC स्टैंड फॉर। ठीक है, RBC स्टैंड फॉर। तो RBC स्टैंड फॉर क्या होता है, यानी RBC का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बताइए RBC का मतलब। तो RBC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, सिंपल है, मतलब नहीं पूछा जा रहा है, RBC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो RBC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नंबर 12 में क्या लिखा जा रहा है पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर मापन यंत्र है। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को जिससे हम मेजर करते हैं उस यंत्र का नाम क्या है, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उस यंत्र का नाम क्या होता है, तो उस यंत्र का नाम होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। आमीटर से क्या करते हैं हम, आमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, ये आपके मिल्क की शुद्धता को, या फिर मिल्क में कितना कैसा मिल्क है, इसमें पानी है नहीं, या फिर पानी कितना ज़्यादा मिलाया हुआ है, इन सभी चीज़ों को मापने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 13th की ओर। नंबर 13 में क्या लिखा जा रहा है कि व्हाट इज केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। ठीक है, केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, तो सोडियम का केमिकल सिंबल क्या होता है बताइए, तो Na होता है। क्या होता है, Na।
ठीक है। और सोडियम जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में 11 नंबर पे आता है। और पीरियोडिक टेबल आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं तो उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, तो Na होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th की ओर। तो नंबर 14th में क्या लिखा जा रहा है कि साइंस डील्स विथ प्लांट लाइफ इज, वनस्पति जगत का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है, ठीक है। यानी साइंस जो प्लांट से डील करे उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो साइंस जो डील करे प्लांट से उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं आपका बोटेनी। क्या कहते हैं, बोटेनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नंबर 15 में क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होती है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होती है, तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। नंबर 16 में लिखा जा रहा है कि विच मेटल इज फाउंड मैक्सिमम ऑन अर्थ, धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, ठीक है। तो धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, तो धरती पर सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। नंबर 17 में क्या लिखा जा रहा है, लेंस कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड, ठीक है। लेंस कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड, ठीक है। यानी अंदर की तरफ घुमावदार लेंस को कहते हैं, यानी अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ जो लेंस इनवर्ड रहता है, इनवर्ड मूव किया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉनकेव कहते हैं। यानी देखिए समझिए कैसे कंफ्यूज नहीं होगा, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ यानी केव है। केव जैसे क्या होता है, केव मतलब अंदर की तरफ कुछ होगा ना, केव जैसे अंदर की तरफ होगा। तो इसका आंसर आप समझ सकते हैं कि ये आपके जब अंदर की तरफ बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, कनकेव लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, कनकेव लेंस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 18। नंबर 18 में लिखा जा रहा है कि अ फिश यूज इट फॉर रेस्पिरेशन, यानी एक मछली सांस लेने के लिए डैश का इस्तेमाल करती है, यानी इनमें से किसका इस्तेमाल करती है, एक मछली जो है वो सांस लेने के लिए, ठीक है। तो बताइए इनमें से किसका इस्तेमाल करती है, तो मछली जो है वो सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकती है, तो गिल्स का इस्तेमाल करती है। सिंपल सा बात है, माउथ होगा नहीं, आइज होगा नहीं, नोज होगा नहीं, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। नंबर 19 में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंजेस, ठीक है। इनमें से कौन सा केमिकल चेंजेस होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। देखिए अब केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस दो टाइप के चेंजेस आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। केमिकल चेंजेस वैसा चेंज होता है जो कि एक बार चेंजिंग हो गया उसके बाद दोबारा अपने जो प्रीवियस जो सब्सटेंस था, यानी प्रीवियस जो था वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता। और फिजिकल चेंज ऐसा होता है जो कि आपके दोबारा उसको उस पुराने सब्सटेंस में उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम क्या करें, अगर वाटर को अगर आइस बना दे तो क्या हम आइस को अगर फिर गलाएंगे तो क्या वो वाटर नहीं बन जाएगा, क्या बिल्कुल बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि वहाँ पे कैसा चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, उसके शेप साइज इन सभी में चेंजेस होते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस में उसके रासायनिक फार्मूला में यानी केमिकल फार्मूला में ही चेंजिंग आ जाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आपका क्या है, केमिकल चेंजेस। अब पढ़िए ऑप्शन नंबर ए को पढ़िए, का लिखा जा रहा है कि मेल्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, सॉरी मेल्टिंग ऑफ लोहे को पिघलाना। अब स्वाभाविक बात है कि लोहे को पिघलाएंगे तो रहेगा तो वो लोहा ही, ऐसा थोड़ी कि लोहे को पिघलाने पर सोना बन जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम उसका करेंगे, जैसे उसको ठोस बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे उसको हम ठोस बनाएंगे टेम्परेचर ठंडा करके तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, वो लोहा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। एक बार देखिए जो लोहा में जब एक बार जंग लग गया यानी उसके केमिकल फार्मूला में चेंजिंग हो चुका है, जब उसके केमिकल फार्मूला चेंजिंग हो चुका है तो हम उस जंग लगे लोहे को फिर से हम लोहा नहीं बना सकते हैं, उसका ओरिजिनल लोहा उसको हम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका केमिकल चेंजिंग होगा वो क्या होगा, आपका रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, ठीक है। बेंडिंग ऑफ आयरन, आयरन को मोड़ना भी क्या है आपका फिजिकल चेंज है, उसके हम क्या करें, आकार में चेंज करें। मान लेते हैं रड इस प्रकार से होगा, अगर इसको मोड़ देंगे तो रड इस प्रकार से हो जाएगा ना। तो क्या वो लोहा, अब पहले ये था लोहा, अब मोड़ने के बाद क्या लोहा सोना थोड़ी बन जाएगा या फिर चांदी थोड़ी बन जाएगा, रहेगा वो अभी भी लोहा ही ना, ठीक है। और इसको हम फिर से क्या करेगा, फिर से सीधा करें तो फिर से पुराने शेप में आ जाएगा यह, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी रस्टिंग ऑफ आयरन को हम केमिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िएगा। नंबर 20 में लिखा जा रहा है कि व्हाट डज द व्हील, क्या लिखा जा रहा है, व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग, ठीक है। व्हाट डज द व्हील इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट, ठीक है। नेशनल फ्लैग यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो हमारे जो नेशनल फ्लैग में जो चक्र लगा हुआ है वो किस बात के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो बताइए किस बात के बारे में बताता है। तो हमारे राष्ट्र ध्वज का जो नेशनल फ्लैग होता है वो हमें किसके बारे में बताता है, बताइए जल्दी बताइए, ठीक है। तो वो हमें बताता है ट्रुथ के बारे में, क्या बताता है, ट्रुथ के बारे में, ठीक है, यानी सत्य के बारे में बताता है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद पट्टी बने होते हैं चक्र के वो धर्म चक्र होता है, क्या होता है, वो धर्म चक्र होता है, ठीक है। और जो आपके
या फिर आप उसको न्याय चक्र भी कह सकते हैं, ठीक है, न्याय चक्र भी कह सकते हैं। और जो आपका उसमें जो अशोक चक्र लगा होता है, गोला कलर का जो चक्र लगा होता है यानी व्हील जो लगा होता है, वो हमें किसके बारे में बताता है, तो वो हमें ट्रुथ के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, ट्रुथ के बारे में हमें बताता है, ठीक है। और उस जो चक्र होते हैं उसमें कितनी तिलियाँ होती है, जैसे ये जो चक्र होता है मान लीजिए, तो इसमें ऐसे ऐसे करके कितने तिलियाँ होती है, तो ऐसे करके आपका टोटल 24 तिलियाँ होती है, ठीक है, 24 तिलियाँ आपकी होती है, ठीक है। अब इसको गिन लीजिएगा, 24 नहीं बनाया है, इसे हम आपको बता देते हैं कि 24 क्या होते हैं, आपके स्ट्रिप होते हैं, या फिर तिलियाँ लिख सकते हैं, 24 तिलियाँ उसमें प्रेजेंट होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वो हमें किसके बारे में बताता है, ट्रुथ के बारे में बताता है, ठीक है, यानी सत्य के बारे में हमें बताता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको इसी तरह से सारे प्रैक्टिस सेट्स को, बहुत सारे अच्छे खासे अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स को दिए जाएंगे, ताकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो, प्रैक्टिस हो पाए। जो भी आपके पास बुक्स हैं उनको भी बनाते रहिए, ताकि वो भी आपको हेल्प कर सके। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।